हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। माय डियर, हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीबैगर सीरीज की। इससे पहले वाली वीडियो एडविक कैपिटल लिमिटेड को आपने बेहतर तरीके से देखा होगा, रिसर्च भी कर लिया होगा ना, मजा भी आया होगा। अभी पूरी सीरीज, पूरी मैराथन लेकर आया हुआ है। 50 डेज बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ रुके, बिना किसी गैप्स के 50 डेज में आप सभी लोगों को मैराथन सीरीज में एक से बढ़कर एक कंपनियों को, जो कि फंडामेंटली बड़ा रिच है, मस्त है एकदम, कंपनी परफॉर्मिंग अच्छा कर रहा है, इंडस्ट्री अच्छी है ना, बजट के बाद किस तरीके से ये इंडस्ट्री और बेहतर तरीके से मूव करेगी, इन सब को हम लोगों ने एक जगह पर अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के प्लेटफॉर्म पे ला दिया है आप लोग के कहने पर। बस आप हमें बताइए, करने की जिम्मेदारी आपकी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की है। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जितने लोग इस सीरीज से जुड़े होंगे, मल्टीबैगर की इस सीरीज से जुड़े होंगे, सबको बता देते हैं कि मल्टीबैगर सीरीज का एक मैराथन दौड़ है, जिसको हम लोगों ने कई भाग में क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि 1 रुपए से 5 रुपए, 5 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए, 20 रुपए से 50 रुपए और 50 रुपए से 100 रुपए के बीच के जितने भी स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत बेहतर है, उनका हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर केस स्टडी करने वाले हैं आप लोगों के लिए। वो सारे पेनी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मिड कैप कंपनी में भी 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के भीतर जितने भी बेहतर स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग का चर्चा का विषय ये है कि करंट प्राइस जो है 40 रुपए से नीचे होनी चाहिए। हम लोग इसके बारे में पूरा आपके सामने एक फॉर्मूला शीट भी शेयर की है, जहां पे हमने कहा कि करेंट प्राइस जो है ना वो 40 रुपीज से कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5 से ज्यादा होनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 से ज्यादा होनी चाहिए, डिविडेंड यील्ड लगभग लगभग ऑफर्ड करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी द्वारा अगर डिविडेंड कमिटेड है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है इनडायरेक्टली, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा कोशिश की है कि वो कंपनीज पर काम किया जाए जो कंपनी डिविडेंड देने के लिए तैयार है या डिविडेंड एटलीस्ट दे रही है, राइट। तो इसके बाद डेट ऑन इक्विटी उसका 1 से कम होना चाहिए, लेकिन डेट ऑन इक्विटी का रेशियो भी हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी पर डेट होता है लेकिन वो कंपनी फंडामेंटली बहुत रिच होती है, अच्छी होती है, तो ऐसा ना हो कि आप डेट को देख करके ये सोचें। तो डेट ऑन इक्विटी का रेशियो भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे और ये भी बताएंगे ना कि कंपनी पे डेट कितना है, उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी एसेट्स को कैलकुलेट करके भी एक बहुत बेहतर डिसीजन निकाला जा सकता है, जो कि पिक्चर के पीछे की स्टोरी होती है। तो उसको लेकर के हम लोग बेहतर तरीके से आपसे बातचीत करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50% से ज्यादा होनी चाहिए, और किसी जगह अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है ना, प्रमोटर होल्डिंग कम है तो वो क्यों कम है, जैसे एडविक कैपिटल में हमने देखा था, तो उसको लेकर के अगर जितने लोग अभी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पीछे वाली भी जितने भी पेनी स्टॉक्स की सीरीज चल रही है उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। और हमें सुझाव भी दीजिए कि किस स्टॉक्स के बारे में आपको हेल्थ चेकअप कराना है, तो हम उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो आज की जो कंपनी है ना, उस कंपनी के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं, जिसको देख करके आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका करंट प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, 24 रुपए 60 पैसे में चल रहा है। कंपनी ने जो हाई बना रखा है ना वो अपना 28 रुपए बना रखा है, और जो लो बना रखा है ना वो 14 रुपीज बना रखा है। ये अपने हाई के बड़े करीब है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे व्यूअर मुझे बताते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कोई जानकारी लेने के बाद कि सर ये अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। माय डियर, टाटा मोटर्स को लेकर मैंने 65 रुपीज से अपने सारे लोगों को बताना शुरू किया था, समझाना और एजुकेट करना शुरू किया था कि टाटा मोटर्स 65, फिर 140, फिर 250, फिर 450, फिर भैया ऐसे करते करते हर बार उसको एक हाई के ऊपर आप लोगों को ये मार्केट में फटाक से ज्वलन जिसे आ जाता था। जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिस कंपनी में सॉलिड मिशन और विजन है, जिस कंपनी के फाउंडर में दम है, जिसकी कंपनी के मॉड्यूल में दम है, मैं आपको बताता हूँ वहां हाई और लो, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सब चीज नहीं चलती है। बेहतर तरीके से वो कंपनी रिटर्न लेती है और आपको देती है ना। तो एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू करिए। शॉर्टकट पे नहीं कि कौवा कान ले गया तो ढूंढने निकल गया। सीधा सीधा सबसे ज्यादा किस पे काम करिए, एजुकेशन पे। कंपनी का मार्केट कैप 223 करोड़ रुपए का है, ठीक है, मिड कैप कंपनी से भी कमजोर है, पेनी स्टॉक में आ रही है। करंट प्राइस इसका 24 रुपए है, हाई इसने 28 रुपए बना रखा है, लो इन्होंने अपना अपना 14 रुपए बना रखा है, 14 से लेकर 28 के बीच में काम कर रही है। आरओसी भी ठीक है, 11% पर आरओसी और आरओई है। कई बार आप लोग फेस वैल्यू और बुक वैल्यू में
कैलकुलेशन करके ये सोच लेते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, या कई जगह पर लिख के भी आ जाते हैं प्रॉस एंड कॉन्स में कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो इसे मिथ में नहीं फंसना है, इसे मिसकॉन्सेप्शंस में फंसना नहीं है। अगर किन्हीं लोग को भी लगता है ना कि इसका मिसकॉन्सेप्शन से कैसे निकले, तो हमारे अपने ना जाकर के वीडियोस में देखिएगा, तो मैंने लिखा है 8 मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो उसमें ओवर वैल्यूड स्टॉक के बारे में मैंने बताया कि आप प्रिडिक्ट मत करिए कि ओवर स्टॉक है या ओवर वैल्यूड है। क्यों है? अगर कंपनी फंडामेंटली रिच है तो कितना भी ओवर है। जैसे एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, शुरू से लेके आज तक वो ओवर वैल्यूड है ना। तो इस केस स्टडी से आपको समझ में आता है कि जिससे आपकी डिसीजन पावर जो है वो बढ़ती है और आप ज्यादा एजुकेट होते हैं। 24 रुपीज में पेनी स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। करती क्या है ये कंपनी, किस जगह पर ये डील करती है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है ना। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहते हैं टू ब्रिंग एवरेज यील्ड पर हेक्टर ऑफ इंडिया विद ग्लोबल एवरेज ना। तो इसका मतलब है कि ये इंडिया का जो विजन लेकर चल रही है ना, वो पूरी तरह से ग्लोबली है इनका मिशन विजन, ठीक है ना। विजन क्या है? टू बी अमंग द टॉप 3 कंपनीज इन एग्रीकल्चर इनपुट। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कंपनी किस जगह पे डेडिकेटेड है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की ना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रही है और विजन लेकर चल रही है कि एटलीस्ट जो है टॉप 3 कंपनीज में अपना नाम शुमार कर सके। इस तरीके से इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से न जाने कितने कैंपेन्स, फार्मर्स के साथ एजुकेशन। देखो कंपनी का ना प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ जो इनका अवेयरनेस प्रोग्राम है ना वो बहुत कूल है। मैंने इसको पिक करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या निकाला है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कंपनी प्रोडक्ट वाइज अच्छी है, कंपनी का मिशन विजन बहुत क्लियर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रही है जिसकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्रीज में ना काम करना बहुत जरूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए ना। तो ये कंपनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा काम करती है, फार्मर को कैसे हेल्प किया जाए ना उस पर बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए ये कंपनी मिशन विजन के साथ सॉलिड पर्पस पर काम कर रही है, इसलिए मैंने इसको निकालकर आप लोग के सामने लाया है। इसके बाद जैसे ये पर्पसली अपना काम करती है, उसी तरीके से अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का भी पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सके फिनेंशियली। मैं फिर से कह रहा हूं, रिच नहीं बनाना है मेरे को, ये नहीं कि ओवर द नाइट आप मिलेनियर हो जाए। हमारा सिर्फ ये है कि 1 लाख से ज्यादा हमारे स्टूडेंट एजुकेट हो जाए, वो फिनांस की जानकारी ले लें, ओवरऑल पूरी तरीके से वो अपने आप पे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बेहतर हो जाए। चार्ट्स पर आते हैं कि कंपनी ने चार्ट्स पे परफॉर्मेंस कैसे करी है। तो अगर आप चार्ट्स पे थोड़ा सा भी करेक्शन देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मार्केट में इन लोगों ने 1 ईयर का चार्ट मैंने लगाया है 2020-23 में ना। आप इसको एक रेंज में डाउन साइड में देखे होंगे, फिर उसके बाद इनको आप एक रेंज में घूमते देखे होंगे, फिर इसने अपना एक हाई लगाया, फिर उसके बाद अपना इसने एक हाई लगाया ना, और फिर उसके बाद ये एक रेंज में घूम रही है, और रेंज में घूमने के बाद डायरेक्शन अप साइड रखी हुई है कि ठीक है भैया मैं अब यहाँ पे चीजें आती हैं, क्या ये अपने टारगेट के नजदीक है सर, तो यहाँ पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो मेरा काम है आपको एजुकेट करना, फंडामेंटली बेहतर स्ट्रॉन्ग कर देना। डिसीजन लेने की जिम्मेदारी आपकी, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी है। ये नहीं कि आप डिपेंडेंट रहिए, कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, सीखिए, एजुकेट होइए। तो अभी पूरे सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से आप लोगों को ये चीज समझनी है कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपने देख लिया कि चार्ट पे भी इन लोगों का एक ठीक ठाक काम रहा है, चार्ट पर भी 1 साल में इन लोगों ने ठीक तरीके से परफॉर्मेंस रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने किस किस विजन में काम किया है और कहां कहां अपना डाइवर्जन किया हुआ है ना, काम करने का इनका तरीका क्या है। क्यों? क्योंकि 1 साल में अगर इन लोगों ने बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देने का कमिटमेंट किया है, तो ये आपको ये भी तो दर्शाएंगे ना कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इनका काम है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है ना सीड डिवीजन में काम कर रहे हैं। कहां पे काम कर रहे हैं? सीड डिवीजन में। सीड डिवीजन का मतलब बीज के व्यापार में ना। अच्छा बीज देना, उससे एक अच्छी उपज होना, और उपज से किसान भाइयों को प्रॉफिट होना, ये इनका पर्पस है। तो ये सीड विजन में सबसे ज्यादा अपने आप को विजनरी है, ठीक है ना। सीड इंडस्ट्री में क्लियर हो गया। सीड इंडस्ट्री में इन लोगों ने अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल रखा है, अपना R&D सर्विस। देखो
मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बीज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे पिक तो किया है, नो डाउट इसका मेन पर्पस रीजन यही है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, फार्मर इंडस्ट्री को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के मैं आप लोग को बता रहा हूं। एग्रीकल्चर में इनका रोल क्यों बड़ा है और मैंने इनको क्यों पिक किया, उसका रीजन समझो। अभी सी डिवीजन की बात करते हैं, इसके बाद हर एक एग्जांपल्स में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट्स में अगर इन्होंने बड़ा अपने लोग को बताया कि प्रॉफिट अच्छा देंगे, तो क्यों देंगे भाई, उसका रीजन क्या है, इनका पोर्टफोलियो में और कौन सा प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, ये सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेट डिवीजन में देखिए इनके पास जो महाराष्ट्र में जो इनके अपनी R&D है ना, वो क्या कहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इनकी अपनी खुद की है, जो ग्रीन हाउसेस पर काम कर रही है और पॉली हाउसेस पे बायोटेक्नोलॉजी लैब के साथ मॉडर्न ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने आप को फोकस्ड कर रखा है। तो इसका मतलब ये अपने आप को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ज्यादा फोकस्ड कर रखे हैं। फिर उनकी जो दूसरी यूनिट है ना, वो प्रोसेसिंग यूनिट है। जो तीसरी यूनिट उन्होंने महाराष्ट्र में लगाई, ये भी प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका मतलब मैंने जब पिक्चर स्टार्ट की थी ना, मैंने आपको तभी बताया था कि मेरे को इनको पसंद क्या आया कि ये प्रोडक्ट पे तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ना उस इंडस्ट्री में एजुकेशन पर भी, अवेयरनेस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि इन्होंने परफॉर्मेंस क्या किया। जितने लोग मैराथन सीरीज में अभी जुड़े हैं ना अभी अभी जुड़ रहे हैं मल्टीबैगर सीरीज में, मैं उन लोग को बता दूं कि यहां से लेके 60 दिन तक 60 पहले स्टॉक्स की सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि अलग अलग जगहों पे डिवीजन किए गए हैं, अलग अलग प्राइस रेट पर। ठीक है ना, तो एजुकेट होइए, मैराथन सीरीज में जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद इसके प्रीवियस सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहा करिएगा कि कहां पे आपको और क्या चीज सीखनी है, समझनी है। बात करते हैं सेल्स की, तो मैंने आप लोग को बताया था, हमेशा से बताता रहा हूं कि जब भी कभी भी आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, मिड कंपनी हो, लार्ज कैप कंपनी हो, कहीं पर भी अगर आप अपना डिसीजन बना रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि 3 चीजों पर हमेशा फोकस करिएगा। पढ़ने के लिए तो ये दुनिया बड़ी वास्ट है ना, बहुत बड़ी है, लेकिन सीखिएगा, समझिएगा ना, तो बेसिकली 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक, उस व्यक्ति का धंधा क्या है ना, करता क्या है, कंपनी का मॉड्यूल क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत क्या है, कंपनी का मॉड्यूल, कंपनी का प्लानिंग, कि वो कंपनी क्या करती है, उसका मिशन विजन क्या है ना। दूसरी चीज है बंदा, पहला समझ लिया धंधा, दूसरा समझ लो बंदा जो कर रहा है ना, वो जो प्रमोटर है ना, वो जो फाउंडर है ना, वो जो डायरेक्टर कहता है अपने आप को, सीईओ कहता है ना, वो बंदा कितना बेहतर है ना। जैसे इसके लिए मैं आप लोग के साथ सुजलान की केस स्टडी लेकर आऊंगा, एकदम मार्वलस स्टोरी है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दम कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलान के बारे में न जाने कितनी निगेटिव रूमर्स होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी इतना बेहतर बाउंस बैक करके आती है। क्यों? क्योंकि धंधा तो अच्छा था ही, बंदा मार्वलस था। तो यहाँ पे क्या समझ आया, धंधा देख लो, मॉडलिंग देख लो, बंदा देख लो, और तीसरा उनकी बुक्स पढ़ना सीखो, प्रॉफिट देखना सीखो। अगर वो प्रॉफिट दे रहे हैं ना, कंपनी को बेहतर तरीके से, उनके बुक में बैलेंस शीट ठीक ठाक दिख रही है, तो ये मानकर चलो कि 3 चीजें अगर आपको बेहतर मिल रही हैं, तो डिसीजन वहां पर आप बना लो। बाकी पिक्चर थोड़ी और भी अच्छी होती है, बिहाइंड द पिक्चर भी सीन को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो सेल्स में अगर देखें 2020 में 67 करोड़ की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा कम होता है 2021 में, 2021 में आप देखते हैं कि 82, फिर 149, फिर बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि लगातार इन्होंने अपने सेल्स को इंक्रीज ही किया है, एक्सपेंसेस को कहीं पर रिड्यूस किया है, तो कहीं पर 149 की जगह 141 उन्होंने एक्सपेंस भी किया है ना। तो एक्सपेंसेस एंड खर्च को और आय को, दोनों को ना मिला करके आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया था कि ये तो बहुत ही लेंदी विषय है, जहां पर घुसने का एक अलग मजा है, लेकिन ये हम लोग हमेशा अपने ऐप पर लाइव क्लासेस में इसके पीछे की स्टोरीज पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि यही पूरी दुनिया है ना। लेकिन ये नंबर्स का गेम है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को सीधा बताता हूँ कि बंदा कमाता कितना है, ठीक है ना, बंदा खर्च कितना करता है, बंदा अपने घर में बचाता कितना है, और फिर इन्वेस्टमेंट और कितना कर देता है, और आगे जाकर के उसने अपना मिशन और विजन क्या बताया है कि कंपनी को, और वो ऐसा क्या देने वाला है कि कंपनी फ्लाई करेगी, कंपनी हाई पर जाएगी। ठीक है ना, बस इतना ही कैलकुलेशन रखो कि कंपनी ने कमाया कितना, सेल्स क्या किया, कंपनी ने खर्च क्या किया। खर्च को भी कोई फैक्टर्स में देखना होता है, कई बार ऐसा नहीं होता कि कंपनी खर्च करने में ज्यादा निकल गई, ज्यादा खर्च कर रही है, उसके ऊपर डेट ज्यादा है, डेट होने दो, डेट से मैटर नहीं करता। कर्ज तो कंपनी के लिए बहुत छोटा सा विषय होता है ना।
अभी उस पर भी केस स्टडीज लेकर आऊंगा। देयर आर नंबर ऑफ कंपनी जिनके पास कर्ज का एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन उन्होंने अपने मॉड्यूल के दम पे सबको फुर्सत कर दिया। तो कभी भी ये मत सोचना कि इसके ऊपर डेट है। डेट इक्विटी का रेशियो, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सा आप लोग को गोल्डन रूल से समझाऊंगा सिखाऊंगा कि डेट, इक्विटी और प्रमोटर होल्डिंग, इन तीनों के बीच में ऐसा कौन सा कैलकुलेशन करें कि हमेशा वो कैलकुलेशन अगर पॉजिटिव निकल कर आती है तो कंपनी फंडामेंटली रिच है। अगर ये सीखना है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मस्त एकदम वीडियो उसके ऊपर भी आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हूंगा। तो ओवरऑल आप ये सामने सारी चीजें तो लिखी है, सारा टैक्सेस वैक्सेस काट के सीधा हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टरली ना परफॉर्मेंस वाइज की भैया क्वार्टरली रिजल्ट बता दो, अपनी परफॉर्मेंस बता दो, उसी हिसाब से हम अपना एआरआर निकाल लेंगे, एनुअल रन रेट निकाल लेंगे भाई कि आप बताओ क्या बताते हो, कैसे समझाते हो। तो ये नेट प्रॉफिट देखो 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ, फिर 4 करोड़ 2021 में आया, 2021 में आया 5.1 करोड़, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग भी करते करते आप देखिए कि यहाँ पर इन्होंने लगभग लमसम 6 करोड़ रुपए का मार्च 2023 में फाइनेंशियल ईयर जब इन्होंने दिया तो 6 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट आपको दिया। फिर उसके बाद इन्होंने जून में आपको प्रॉफिट बुक करके दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा निगेटिव हो गया। लेकिन आपको मैंने फिर कहा था कि ये नहीं हो कि आप हर क्वार्टरली रिजल्ट पर पहले नजर तो रखिए, लेकिन एआरआर भी कैलकुलेट करते रहिए, कंपनी का मॉड्यूल भी कैलकुलेट करते रहिए कि लॉस को वो आगे अगले क्वार्टर में कैसे कवर कर रही है और कैसे आपको एक पॉजिटिव संकेत दे रही है, जिसको मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास सितंबर 2023 में माइनस 3.7 करोड़, 3.7 लगभग 4 करोड़ का आपके पास। अब इन्होंने कहा कि भैया हम इसको प्रॉफिट तो जो थोड़ा सा निगेटिव हुआ है इस क्वार्टर में क्यों हुआ है, पहले तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले का अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो आपने देखा कि प्रॉफिट 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 बुक होता आ रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा ना। ना कोई भी चीज के पीछे रीजन होता है माय डियर सॉलिड। अब वो रीजन क्या है, चलो इन लोगों ने क्या कहा कि देखो भाई अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एक सीड्स के डिवीजन में काम कर रहे थे ना, लेकिन कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने कहा कि हम फर्टिलाइजर डिवीजन में भी आएंगे। तो उन्होंने फर्टिलाइजिंग पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया और एक अलग मिशन विजन खींचा। इसके लिए उन्होंने देखिए एक्सपेंशन कैसे किया, महाराष्ट्र में 3 ना 4, कर्नाटका में 1, मध्य प्रदेश में 1 अपनी यूनिट्स डाल दी, प्लांट्स स्टैब्लिश किया फर्टिलाइजेशन के लिए, अपनी फर्टिलाइजेशन, मेरी बात को समझिएगा, अपनी खुद की फर्टिलाइजेशन के लिए इन्होंने प्लांट डाल दिया। कैपेसिटी आपके सामने रखी हुई है, हर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, किस तरीके से फर्टिलाइजिंग में कौन कौन से टाइप्स में लोग काम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा कि इनके पास यूनिट कितनी है, कितनी कैपेसिटी है और किस किस जगह पर ये कौन कौन से टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में डील कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप बताया, वहां से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है भाई, पहले सीड इंडस्ट्री में काम कर रही थी, अब फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रही है, एग्रीकल्चरली अपने आप को एक विजन बहुत बड़ा रखी है, टॉप 3 कंपनीज में अपना नाम शुमार करने के लिए काम कर रही है। तो ठीक है भाई, धंधे में भी दम लग रहा है, बंदे में भी दम लग रहा है। थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे कि प्रमोटर्स कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, एफआईआईज डीआईआईज कहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके प्रॉफिट एंड लॉस के साइड्स को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगली साल बहुत बड़ा टॉप उखाड़ेंगे, तो उसके पीछे भी कुछ चीजें समझते हैं, सीखते हैं। पावर जनरेशन की इंडस्ट्री में भी काम किया, पहला क्या किया सीड इंडस्ट्री, दूसरा कहां पे अपने आप को किया इंट्रोड्यूस किया, दूसरा इंट्रोडक्शन इन्होंने कहां पे दिया फर्टिलाइजेशन में, तीसरा इन्होंने कहा पावर जनरेशन में, हम पावर भी जनरेट करेंगे अपना ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि देखिए सी नंबर महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर भी इन्होंने अपना प्लान डाल दिया, कितनी विंड माइल्स में, कितनी कैपेसिटी मेगावाट में ये क्या करेंगे, कैपेसिटी कितनी की कैपेसिटी कितनी है पावर जनरेशन का, उसको भी इन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, सीड, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पावर जनरेशन। इज इट फाइन? चलिए अब बात करते हैं की सेगमेंट पे। देखो की सेगमेंट्स तो मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और फोकस इसलिए करा रहा हूँ, की सेगमेंट इनका क्या है, सबसे बड़ा विजन क्या है, इनका मेन कोर कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से आपको एक रिजल्ट देने के लिए कह रहे हैं। उसके पीछे इनके कीज देखिए, फिर उसका इनकी स्ट्रेंथ समझिए। कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं भाई साहब, हम बायोटेक्नोलॉजी के तहत सारा काम कर रहे हैं भाई साहब। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइब्रिड सीड्स का मतलब
एक ऐसे सीड्स पर काम कर रहे हैं कि एक बार लगाओ उससे 10 अनाज उपस्थित हो, ऐसा करके हाइब्रिड सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जी ना बीटी सीड्स पे काम कर रहे हैं, वेजिटेबल क्रॉपिंग्स पर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग, केमिकल फर्टिलाइजेशन। देखते हैं ना कि आपने देखा होगा कि किसान बंधु जितने लोग होते हैं वो अपने खेत में अलग अलग तरीके से ना केमिकल्स को यूज करते हैं, जैसे यूरिया हो गया ना, इससे जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, उस इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इनकी स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रोडक्शन पर, इनकी की स्ट्रेंथ ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जिसको इन्होंने साफ साफ अपना लिख के दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बना रहे हैं, देखो बताने के लिए बहुत कुछ है आइडिया, क्योंकि मैं जब यहाँ पर उपस्थित होता हूँ ना तो फुल रिसर्च के साथ उपस्थित होता हूँ, क्योंकि टीचर का धर्म ही है कि आप लोग को हैंड होल्ड करता कराते हुए बेहतर तरीके से एक नॉलेज आपको दी जाए। तो मैंने आप लोग को बता दिया एग्रीकल्चर की है, इंडस्ट्री है, बेहतर तरीके से काम अपना इसमें कर रही है। अब कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी की अच्छाइयां क्या है और कंपनी की कौन सी ऐसी निगेटिव चीजें हैं जो थोड़ी सी मार्केट में है, जिसको लेकर के कंपनी ने आगे क्या आप लोगों को इसके बारे में समझाया है। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई ये गुड प्रॉफिट देने के लिए 23.8% का सीएजीआर वैल्यू जो है ये लास्ट 5 ईयर से आपको दे रहे हैं। सीएजीआर का मतलब मैं आप सबको बताया कि देखो भैया कुछ काम मेरा धर्म है तो कुछ धर्म आपका है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए बुक वैल्यू अगर आपको जाननी हो, फेस वैल्यू जाननी हो, आरओई, आरओसी, एआरआर, टीटीएम, सीएजीआर, ये सब क्या है, इस टर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर इसकी पूरी आपको सीरीज चाहिए तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोग के लिए ये सीरीज भी लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तो इन्होंने कहा है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट इन्होंने 5 साल का दिया है ना 23.8%। ठीक है, तो बहुत बेहतर रिजल्ट के साथ ही काम कर रहे हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, कई बार जब कंपनी ने लॉस उठाया तो हमको आपको भी लॉस उठाना पड़ता है, कंपनी प्रॉफिट उठाती है तो हमको आपको भी प्रॉफिट मिलता है। तो जितने एवज में वो पाए हैं 3 साल में उसी के अनुसार उन्होंने आपको भी दिया है। तो ये तो फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे सीधे 3 साल के लिए डिस्प्ले कर दिया गया है, लेकिन इसके फैक्टर्स को समझना भी हम लोग के लिए जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा नहीं है जिस पर हम लोग को सीरियस डरना चाहिए कंपनी को लेकर, लेकिन रिजल्ट देख लेते हैं भाई। तो आप कितना साल में 12 महीने में कितना पढ़े, फिर जाकर के परीक्षा दिए, परीक्षा के बाद आपका परिणाम आता है ना साथ कि परिणाम क्या हुआ। तो अगर आप बहुत अच्छा पढ़े लेकिन फेल हो गए तो फेल फेल ही माना जाएगा ना। तो इनके थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं, इनके परिणाम की बात कर लेते हैं, इनके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं कि इनका रिजल्ट क्या रहा है। तो चलो भैया सेल्स आपको इससे पहले मैंने पढ़ना बता दिया कि भैया खर्चा देख लो ना, कमाई देख लो, बचत देख लो, अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट्स देख लो ना, और फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट ये कितना अपने घर पे लेके जा रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। तो एक्सपेंसेस समझ में आ गया, ओवरऑल सारा डेटा आपके सामने लिखा है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टैक्सेस टैक्सेस सब काट के घर में कितना ले गए। ठीक, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए 2012 में 8 करोड़ का। फिर इसके बाद हम लोग को सीधा ये देखना है ना 13, 14, 15, 16 ये सब देखते चले जाइए। 10, 17, 9, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 19, 18। देखो यहाँ पे 2020-22 में इन्होंने 19 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। फिर मार्च 2020-23 में इन्होंने कहा कि भैया 18 करोड़, और अभी अब उनका टीटीएम, अब देखो फिर से आ गया टीटीएम। तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है ना, 12 मंथ्स का टोटल इन्होंने दे दिया कि टोटल 12 मंथ्स कह लो या ट्रेलिंग 12 मंथ्स कह लो। तो ये दोनों ओवरऑल मिलाकर इन्होंने कह दिया कि अभी हम लोगों का जो है 7 करोड़ पर है, लेकिन इसके बाद ये 18-19 करोड़ से ये 7 करोड़ पे, और कैसे फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते समय ये कह रहे हैं कि इससे और प्लस हो जाएंगे। तो उसके पीछे मैंने आप लोगों को कहानी बता दी कि भाई साहब सीड इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, बेहतर तरीके से अपने सब सेटअप लगाए हुए थे, आर एंड डी वगैरह पे अच्छा काम कर रहे थे। अचानक से दूसरी जगह पर फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री में भी काम करना शुरू कर गए, एक्सपेंशन पर काम किया, उसी इंडस्ट्री में उसी से जुड़ा मिला जुला लेग बढ़ाया, और फिर तीसरा पावर जनरेशन पे भी काम किया और अपने पोर्टफोलियो को, अपने एसक्यूज को अपने मिशन विजन के साथ ऐड कर लिया। ठीक है, तो चलो भैया अब बात करते हैं कि इनका ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो ग्रोथ रेट अगर देखें कंपाउंडिंग सेल्स में देखें ना तो लगातार सेल्स में 3 साल तक ठीक रहा था, इस साल -14, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे रीजन भी बता दिया कि अचानक से सीड के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पावर जनरेशन।
तो ओवरऑल ये कोई बहुत बड़ा डरने का मुद्दा नहीं है। ठीक, कंपाउंडिंग अगर प्रॉफिट ग्रोथ करे तो प्रॉफिट में भी इन्होंने 3 साल में ठीक ठाक दिया था। इस साल इन्होंने -67% रफली करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको डरने का विषय बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पीछे के सारे रीजंस मैं आपको बताता चला आता हूँ ना। खाली ये नहीं कि डेटा में आपने देख लिया कि बेटे ने ये काम किया है ना, तो ये गलत है। पिक्चर के पीछे भी आप थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ा स्टेबल रखे हैं, 9%, 9%, 11%, 11%। ठीक है ना। स्टॉक प्राइस भी सीएजीआर के वैल्यू से ठीक ठाक बात किया, 22%, 43, 52, 28%। तो मैंने आपको पीछे स्टोरी बताई थी कि 3 साल में इन्होंने थोड़ा सा कम किया, 28% का सीएजीआर प्रॉफिट स्टॉक प्राइस पे दिया है। लेकिन मैंने ये भी आप लोग को बताया था क्यों दिया है ना। ये तो सिंपल सा थ्योरी होती है। मेरे पास 100 रुपए आया तो मैंने आपको 10 रुपए दिया, मेरे पास 10 लाख आया ना, तो ये तो ऐसे रिवॉर्ड एंड रेशियो चलता है। इज इट फाइन? तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब यहाँ पे आता है शेयर होल्डर पैटर्न। तो भैया मैं जिन कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, अभी आगे आने वाला है कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। याद रखिएगा कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। तो नाम याद रखिए, बसंत। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि मैंने कमेंट में कि मैंने कौन सी कंपनी बोली? बसंत। कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है? एग्रीकल्चर। तो हो गया एग्रो, बसंत एग्रो। सिर्फ बसंत एग्रो अगर एग्रीकल्चर में काम कर रही होती, खाली फर्टिलाइजेशन पे काम कर रही होती ना, खाली ले जाकर के आपको बीज दे रही होती, खाली ले जाकर के कोई केमिकल दे रही होती, तो समझ में आता है इसने अपना R&D पे भी काम कर रखा है, इसने अपनी R&D को बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ रखा है। टेक शब्द ले आया, TECH टेक शब्द भी ले आया, पावर जनरेशन में भी आ गए। तो आप बसंत एग्रीकल्चर के लिए एग्रो और टेक्नोलॉजी के लिए टेक। तो आपके सामने क्या हो गया? बसंत एग्रीकल्चर के लिए एग्रो और टेक्नोलॉजी ले आए तो टेक। बसंत एग्रो टेक। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा मेरे को स्पेलिंग के साथ लिख करके दीजिएगा कि आपने कौन सी कंपनी सुनी। मैंने कहा बसंत एग्रो टेक। इज इट फाइन? कंपनी का नाम मैंने बोल दिया है, मैं यार स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं क ख ग। तो मैंने आपको बता दिया बसंत एग्रो टेक लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे स्पेलिंग के साथ बताइएगा। डिसीजन आप मुझे लेकर बताइएगा कि आप यहाँ पे अपना डिसीजन क्या ले रहे हैं। अब तक की पूरी स्टोरी को सुनने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है कि एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर किसी ने ले रखा है तो उसको होल्ड करके रखना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हमारा चैनल डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे। हम ओवर द नाइट मिलियनियर बनाने का कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं। हाँ, आपको फिनेंशियली लिटरेट करने का, एजुकेट करने का पूरा दम रखते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब किया, इस जगह पर उपस्थित हुआ, हम लोग से सीखा आपने, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो बसंत एग्रोटेक लिमिटेड को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। एजुकेशन के पर्पज से आप उसको बेहतर तरीके से देखिए। हम किसी प्रकार से आपको रिकमेंड है ना तो बाय के लिए करते हैं, ना तो सेल के लिए करते हैं, ना तो होल्ड के लिए करते हैं ना। ये डिसीजन आपका अपना स्वयं का होना चाहिए या किसी एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बातचीत करके ही डिसीजन लेना चाहिए। तो अब आता है शेयर होल्डर्स पर, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है ना। अब शेयर होल्डर पैटर्न को थोड़ा सा भाई समझते हैं कि शेयर होल्डर पैटर्न में किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। अब प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर का मतलब बंदे की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 52% से इन्होंने 2020-21 में 52% के साथ स्टार्ट किया, रफली 53 कह लेते हैं क्योंकि नहीं फाइव। फिर उसके बाद इन्होंने अपना बढ़ाया 53, 53, 53, आज भी 53 पर उपस्थित है। पॉइंट्स में बढ़े हैं ना, जैसे यहाँ 0.5% था, वहां पे 0.7% हो गया। तो इसका मतलब प्रमोटर्स ने ना अपनी चीज पर बड़ी ताकत रखी है। 50% से ज्यादा अगर कोई भी प्रमोटर अपनी इक्विटी को बचा के रखा है और कंपनी को लगातार एक्सपेंड कर रहा है, अपने प्रॉफिट्स में अच्छा काम कर रहा है, ग्रोथ रेट पे अच्छा काम कर रहा है, बुक्स में अपना एंट्री अच्छी कर रहा है ना, अपने एनुअल ग्रोथ रेट आपको ठीक ठाक दिखा रहा है, आपको डिविडेंड के बारे में कमिटमेंट कर रहा है, तो भैया ठीक ठाक है ना। आप डिसीजन क्या लोगे नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बसंत एग्रोटेक के लिए आपने डिसीजन क्या बनाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डीआईआईस को देखो, डीआईआईस 2020-21 में इन्हीं के साथ घुसता है और 0.02% के साथ घुसता है। अब कुछ लोग को लगे सर 0.1%, मेरे भाई अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन 4000 करोड़ में है तो अगर उसमें 0.2% भी तुम्हारी इक्विटी है ना, 0.2% भी आपका शेयर होना बहुत बड़ी चीज है ना। इट इज द गेम ऑफ वैल्यूएशन। इसमें मत आ जाना कि सर ओनली 0.02%।
ना। तो इसको समझो, लगातार स्टेबल रहे हैं डीआईआईस। कुछ लोग यहाँ पे डीआईआईस नहीं समझेंगे तो समझ लो कि डीआईआईस का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जितने भी बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं जो किसी कंपनी में अपना स्टेक लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें डीआईआईस कहा जाता है। पब्लिक 47% से लगातार 46.90% पे लगातार बनी हुई, मतलब इसमें शुरुआत से जो है कंपनी में पब्लिक और प्रमोटर दोनों लोग ने मिलकर कंपनी को बेहतर तरीके से संभाल रखा है। 47% पे एंट्री कर रहे थे, 47.3% पे, 46.90% लगभग लगभग रुझान बिल्कुल क्लियर है। प्रमोटर्स ने भी अपनी स्टेबिलिटी दिखाया है, डीआईआई ने भी अपनी स्टेबिलिटी दिखाया है, पब्लिक ने भी अपनी स्टेबिलिटी दिखाया है, और एग्रोटेक में बसंत ने भी बेहतर तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। कहा कि साहब पहले सीड्स में काम करते थे, फिर फर्टिलाइजेशन में आ गए, फिर पावर जनरेशन में भी आ जाओ। इन तीनों को मिलाकर के हम अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट्स पर भी काम कर रहे हैं, अपना खुद का प्लांट स्टैब्लिश कर रखे हैं, महाराष्ट्र में कर रखे हैं, गुजरात में कर रखे हैं। मतलब कंपनी पूरी सॉलिड विजन के साथ, सॉलिड टीम के साथ, सॉलिड बेहतर पिक करने का बेहतर रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पिक करने का जो रीजन था वो तो मैंने आपको डेटा बिल्कुल क्लियर ही कर दिया था, सब कुछ मैंने बता दिया कि 0.1% से 0.2%, सब कुछ ऐसा चीज नहीं है जो कि मैंने आपकी छोड़ी हो। रेट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया है कि चलो ठीक है भाई, 24 रुपए था, 28 रुपए पर ये हाई लगाते, 14 रुपए ये नीचे रखाते। मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे नहीं था, मेन कंसर्न मेरा कहाँ पे था कि कंपनी का मिशन विजन बड़ा सॉलिड है ना। कंपनी अपना सिर्फ और सिर्फ सीड्स पर काम नहीं कर रही है, कंपनी अपने आर&डी पर काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही है, और साथ ही साथ इनका जो ये एजुकेशन और अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है ना, खेत में जाकर किसान से मिलकर उनको एजुकेट करना, ये बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ ये पूरी केस स्टडीज में, पूरे स्पेनिश स्टॉक्स के मल्टीबैगर सीरीज में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपना धर्म निभाया करिए, क्योंकि आपका 1 मिनट का कुछ जो सुझाव होता है वो कई लोगों को मदद कर देता है आपके साथ साथ, ठीक है। साथ ही साथ मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी देख रहा हूँ ना, मैं उन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार देता हूँ। आप लोग सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।